गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोग को कन्फर्म हो गया कि अब जो है बीसीएससी यानी बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, यानी 23 तारीख वाला जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस एग्ज़ाम का जो है फाइनली डेट आ चुका है और उसका एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड हो रहा है। यानी उसका जो एग्ज़ाम डेट है आपको 5 मार्च को है। ठीक है, 5 मार्च को जो है एग्ज़ाम डेट है। तो आप अपना जो है सेंटर आप लोग देख लें। ठीक है दोस्तों, और आपको जो है मिक्स स्टडी पे यानी हमारे चैनल पे जो है आपको लगातार, यानी हम लोग का टारगेट रहेगा कि 75 जीके जीएस का जो पार्ट है 75 में 75 इसको हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे आपको जो है यूडिटेरिया 5000 प्लस से यूडिटेरिया 5000 प्लस। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से यूडिटेरिया 5000 प्लस को ख़त्म करेंगे और प्लस जो मार्केट में सेट आया हुआ है यानी 23-24 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सेट आया हुआ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग आज देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक जो है देखते हैं, 1 से लेकर के 10 तक देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यूडिटेरिया 5000 प्लस है। हम लोग इसमें से जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक सेट नंबर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और आप लोग जो है अपना आंसर भी मिलाते जाइए और हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि इस बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समाप्त करेंगे आप उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल है? पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोविंद रानाडे शामिल नहीं है। बाकी उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। ठीक है, ये जो है उग्र राष्ट्रवादियों में आते हैं। गोविंद रानाडे जो है उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था आपको 1940 में। ध्यान रखेंगे 1940 में हुआ था। तो 1940 में कौन गवर्नर जनरल था? तो ध्यान रखेंगे उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो, और यही भारत छोड़ो आंदोलन में भी गवर्नर था। ठीक है, 1942 में भी लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के अनुमूलन को सुझाव दिया था। ध्यान रखेंगे, इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के अनुमूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपको सही हो जाएगा। और साइमन कमीशन कब आया था? तो ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन जो है 1927 में, सॉरी, साइमन कमीशन आया था आपको 1927 में। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो श्वेत कमीशन भी इसका अन्य नाम है। और साइमन कमीशन किस लिए आया था? तो 1919 का जो है समीक्षा करने के लिए आया था। 1919 का समीक्षा करने के लिए आया था। ठीक है, इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है इसका जो है इसलिए जो है साइमन गो बैक का नारा लगा था, और इसी में जो है लाला लाजपत राय को लाठी खानी पड़ी थी। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो इसका क्या उद्देश्य था? 1919 की समीक्षा करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है? दादा भाई नौरोजी, तो वो लिबरल पार्टी पे चुनाव जीते हैं। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी पे चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में भारत पे हूणों का आक्रमण हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा का शासक था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंडको उपनिषद से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु का संबंध जो है महायान से है। ध्यान रखेंगे, महावस्तु का संबंध महायान से है और इसमें जो है महात्मा बुद्ध का जो है जीवन वृत्तांत है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इबादत खान। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम है? इबादत खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावर जो है ये अकबर के शासनकाल में विख्यात थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखेंगे, न्यू कैसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ये सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखेंगे। न्यू कैसल पोर्ट जो है सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ध्यान रखेंगे, देशांतर किसको बोला जाता है? ये आपका जो है खड़ा वाला देशांतर होता है और इसको जो है बोला जाता है अक्षांश, ठीक है। इसको अक्षांश बोला जाता है और खड़ा वाला को देशांतर बोला जाता है। तो देशांतर का जो है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा पर होता है या जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक कौन सा है? उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर, तो ध्यान रखेंगे उत्तर की ओर सबसे पहले कौन है? तो ये है आपको नल्लामालाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो है अन्नालाई पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में अन्नालाई पहाड़ियाँ हैं, उत्तर में नल्लामालाई पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नालाई पहाड़ियाँ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये सबको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है अपना मार्ग बदलने में प्रख्यात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको लेटराइट मिट्टी में जो है लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है ये अनुवर्रक हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में ध्यान रखेंगे इसमें जो है किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी बायोगैस किसको बोलते हैं? सीएनजी को बोला जाता है, सीएनजी, ठीक है, इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, यानी एक वर्ग है, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होगा? तो परमाणु का आकार ध्यान रखेंगे बढ़ता है। एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है।
तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण यानी फैलावा का कारण क्या है, तो ये धूल कण हो जाएगा, इसका आंसर धूल कण हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखेंगे शून्य होता है, यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो सर्प विषरोधी जो है स्वर्ण यौगिक है, ध्यान रखेंगे स्वर्ण यौगिक का जो है ये तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, दाब का विमेय सूत्र है, तो दाब का विमेय सूत्र हो जाएगा आपको ml-1 T-2, ml-1 T-2 हो जाएगा। जैसल क्या है, जैसल, तो जैसल जो है आपको ये जैसल क्या है, तो ये आपको हो जाएगा कोयला हो जाएगा, ये कोयला है, ठीक है। याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में से है, तो याददाश्त का संबंध जो है ये सेरेब्रम से है, ध्यान रखेंगे याददाश्त का संबंध किससे है, तो सेरेब्रम से है। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो है पक्षी की तरह दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है आर्क्योप्टेरिक्स का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, O2 है। नेक्स्ट है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद, तो ध्यान रखेंगे 352, ठीक है, 352, 360, ठीक है, 360, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये भाग आपातकाल का संबंध किससे है, भाग 18 से, भाग 18 से है, आपातकाल भाग 18 में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 वर्ष के लिए होता है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। और प्रकलन समिति के सदस्य जो है केवल लोकसभा से, ध्यान रखेंगे केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से जो है कितना सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, तो 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संसद से, भारत की संसद के द्वारा जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, ध्यान रखेंगे भारत की संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया या संविधान के किस भाग में उल्लेख है किया गया है, संविधान संशोधन कितना होता है, अनुच्छेद 368 है, ध्यान रखेंगे 368, और भाग कौन सा है, तो भाग 20 है, ध्यान रखेंगे भाग 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, भाषाओं का उल्लेख किस में दिया हुआ है, तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। दल बदल निरोधी अधिनियम, दल बदल निरोधी अधिनियम में 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से क्या किया गया है, तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम कौन सा है,
तो 9वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अध्यक्षता में पूछा गया है। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है ये कौन किया था? तो लॉर्ड मैकाले किया था, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मैकाले किया था। उस समय का गवर्नर जनरल था, सॉरी उस समय का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1833 के द्वारा जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से ये गुलाबी क्रांति हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज और झींगा क्रांति से हो जाएगा, ठीक है। और नीली क्रांति क्या हो जाएगा? तो मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। और लाल क्रांति क्या हो जाएगा? तो मांस उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और गोल्डन क्रांति अनाज उत्पादन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रुटेन वुड्स का जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रुटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको IMF और विश्व बैंक। IMF, ठीक है, ध्यान रखेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखेंगे, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसको जो है ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपको 1949 में, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना किया गया था 1935 में, ठीक है, 1935 में किया गया था स्थापना। और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः BD सावरकर का है, ध्यान रखेंगे, BD सावरकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर है, तो भारत का आयकर है, कैसा आयकर है? तो भारत का आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत का आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे, लोक नृत्य जो है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी का लोक नृत्य आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है आपको मलखंभ से है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंभ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपक आंदोलन के प्रणेता थे, तो निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे, ध्यान रखेंगे, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का जो है ये ग्रीक ने चलाया था, द्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, खादर कहते हैं, ध्यान रखेंगे, नए एल्यूमिनियम को के जमाव को खादर कहते हैं, यानी जो नया होता है उसको खादर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो गंगा की द्वारा जो है या बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आती है उससे खादर कहते हैं, ठीक है। और जो पुराना हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बांगर कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, जो पुराना हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बांगर कहते हैं, ठीक है, पुराना को बांगर कहते हैं और नया को खादर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपको थर्मोकलाइन, ध्यान रखेंगे, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोकलाइन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोकलाइन कहा जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल जो है मापदंड एक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो ये किया था आपको अर्नाल्ड टैम्बी किए थे। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो अर्नाल्ड टैम्बी किए थे, टैम्बी किए थे। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नाल्ड टैम्बी किए थे। तो दोस्तों यहाँ तक रहा 50 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, यहाँ से जो है आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय कम है
और इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और विश्वास कीजिए अगर ये 100 प्रैक्टिस सेट लगा जाते हैं तो आपको जो है अगर करंट को हटा दिया जाए तो लगभग आपको जो है 40 से 45 क्वेश्चन इस बुक से आपको कवर हो जाएगा, अगर अच्छे ढंग से आप इस बुक को रिवाइज कर जाते हैं तो। कोई भी एग्ज़ाम आप दें, एग्ज़ाम जो है बहुत ही रामबाण है, ठीक है। और ये बुक को मैंने आपको कोई भी इसका क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको संशोधित किया हुआ है, जो भी गलत था उसको जो है सही किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है, यानी इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी गलत है। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है इसमें कितना होना चाहिए, तो ये जो है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर है, राज्यसभा सदस्य स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इसमें जो है पूछा कि कौन कथन गलत है, तो इसमें उपयुक्त सभी कथन जो है गलत है, ठीक है। तो 1/4 दिया है तो 1/3 होता है, पदमुक्त जो है 1/3 होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के जो है 6 वर्ष का होता है और 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष जो है मुक्त होते हैं, ध्यान रखेंगे, 1/3। नेक्स्ट है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा जो है 14 दिनों तक रोक सकती है, ध्यान रखेंगे। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। और धन विधेयक है ये कौन पारित करता है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको जो है ये पारित करता है कि ये धन विधेयक है, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 सही है, यानी भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, ठीक है। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये गलत है, ठीक है, ये आपको पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए। तो वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा 2 माह, ठीक है, सिर्फ 2 माह होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1963 में, याद रखेंगे, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो प्रवर्तन के लिए तो ये अनुच्छेद 37 में, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 37 में किया गया। और नीति निर्देशक तत्व जो है 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है। और 36 से 51, ध्यान रखेंगे, 36 से 51 इसका अनुच्छेद है, 36 से 51। और भाग कौन सा है, तो भाग 4 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चेलैया समिति का गठन जो है आपको किया गया था 1951 में। चेलैया समिति का गठन 1951 में किया गया था, ठीक है। और चेलैया समिति जो है टैक्स से संबंधित है, कर टैक्स से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोक उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से आपको भूरी क्रांति का है, ध्यान रखेंगे, भूरी क्रांति का है। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, इसको क्या जाना जाता है? तो इसको जो है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे जो है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने का उचित मूल्य और प्राथमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ध्यान रखेंगे, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो है आपको कार्यक्रम पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, सरकारी पदों का त्याग, तो ये शामिल था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था। अदालतों के वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, तो ये शामिल नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी आपको 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, और कितना दिन चला था? तो 24 दिन चला था, ध्यान रखेंगे। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था और 24 दिन चला था। नेक्स्ट है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं पूछा है। कौन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे, ये गलत है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको कब हुआ था? तो 9 अगस्त, ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का अनुमूलन किया गया था। तो सती प्रथा का अनुमूलन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है, ठीक है, और उस समय के गवर्नर जनरल थे, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1829 के नियम 17, ये नियम 17 जरूर ध्यान रखेंगे, के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों का विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है आपको जाता है आपको लॉर्ड एलिगन प्रथम को, लॉर्ड एलिगन प्रथम को। ठीक है, और ये सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद जो है बरेलवी से जो है बिहार से स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1830 से, ध्यान रखेंगे, सॉरी, ये स्टार्ट हुआ था आपको 1830 से 60 तक चला था ये। ठीक है, 1830 से 60 तक। ठीक है, और सैयद अहमद बरेलवी जो द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड एलिगन प्रथम ने इसको कुचल दिया था, लॉर्ड एलिगन प्रथम ने इसको कुचल दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था पूछा है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन था? तो ये आपको थे पाल भी थे, राष्ट्रकूट भी थे और प्रतिहार भी थे। ध्यान रखेंगे,
पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये लोग थे, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो, और ये पल्लव नहीं थे, ध्यान रखेंगे, इसके आंसर पल्लव नहीं थे, तो ये पल्लव नहीं थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शव के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो शव की दिशा जो है उत्तर दिशा में रखा जाता था, तो ध्यान रखेंगे। और आज भी शव को दफनाना या उसको ले जाना उत्तर दिशा में ही रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो दो संप्रदाय में विभाजन हुआ था आपको चतुर्थीय संगीत में, ध्यान रखेंगे, चतुर्थीय संगीत में, ठीक है। चतुर्थीय संगीत में जो है इसका बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, ठीक है। यानी कनिष्क के समय, कनिष्क जो है, कनिष्क उस समय शासक था, कनिष्क का शासक था, ठीक है। और वासुमित्र घोष जो है अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है ये ऋजुपालिका नदी के तट पे, ध्यान रखेंगे, ऋजुपालिका नदी के तट पे जो है कैवल्य को प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कैवल्य जो है ये जैन धर्म में आता है। महावीर स्वामी कौन से थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के। ये 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। ऋजुपालिका नदी पे इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और साल के वृक्ष, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक हैं आपको मखलीपुत्र, ठीक है। मखलीपुत्र जो है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, शाहजहां के काल को, ध्यान रखेंगे। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां के काल को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुतसिब कौन थे? तो मुगल काल में मुतसिब कौन थे? तो मुतसिब थे राजस्व अधिकारी थे, ध्यान रखेंगे, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा मुतसिब थे आचरण अधिकारी थे, ठीक है, आचरण अधिकारी थे, ध्यान रखेंगे, मुतसिब थे आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बसावन एवं दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन और दशावंत जो है ये भी ध्यान रखेंगे, बसावन एवं दशावंत अकबर के जो है दरबारी चित्रकार थे, बसावन एवं दशावंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। सही इसमें पूछा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो नरोरा जो है, नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। परमाणु विद्युत गृह है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुंडल कुनल कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ये भी सही। कुंडल कुनल कहाँ है? तो ये जो है कुंडल कुनल ये आपका गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा आपको गुजरात में, काकरापारा गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं पूछा है? तो देख लेते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। कम हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए और कम अवशेष होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, कौन गुण नहीं है पूछा है। तो पहला तो गुण है ईंधन का, दूसरा नहीं है, तीसरा देख लेते हैं, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है।
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। 30 नंबर दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो विटामिन बी7 का जो संबंध है वो बालों के झड़ने से संबंध है। विटामिन बी7 का बालों के झड़ने से संबंध है। और विटामिन बी12 क्या है? विटामिन बी12 जो है आपको प्राणसी अरक्ता होना है। विटामिन बी12 प्राणसी अरक्ता होना है। और विटामिन ई क्या है? तो विटामिन ई जो है बांझपन उत्पन्न होना है। बांझपन उत्पन्न विटामिन ई है। और विटामिन के क्या है? तो रक्त के थक्के जमाने। फिर से देख ले, विटामिन बी7 बालों का झड़ना है, बालों का झड़ना। विटामिन बी7 प्राणसी अरक्ता होना है। विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना है। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सा है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई आपको गैलेक्टिक इकाई है। ध्यान रखेंगे, गैलेक्टिक इकाई जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई है। ध्यान रखेंगे, दो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सा है? तो गैलेक्टिक इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे कम होता है वर्णधता का। ध्यान रखेंगे। और वाहक कौन होती हैं? तो महिलाएं ही होती हैं। तो महिलाओं में जो है बहुत कम होता है और वो वाहक भी होती हैं। ध्यान रखेंगे, यानी एक दूसरे ये जो है आपको फैलाती हैं। ठीक है, ये फैलाती है, महिलाएं फैलाती हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और पुरुष में अधिक होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वाहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं का वाहक होता है और यह जो है ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, वाहन करता है, ऑक्सीजन का वाहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इसका आंसर आपको 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा होगा जाएगा। ध्यान रखेंगे एक बार, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो पूछा है कि किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बाकी केंद्रिका में जो है न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोसोम में भी होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री इसको कहा जाता है, और हरित लौक में भी न्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जंतुओं की आकृति एवं गुर्द, ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पालक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर आम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध मिलान करना है आपको। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोध ओम का मीटर होता है, ओम का। ठीक है, और विद्युत प्रवाह का जो है विद्युत प्रवाह का हो जाएगा आपको एम्पियर होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। और बल का होता है, बल का जो है बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और पावर का मात्रक होता है वाट होता है, पावर का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, बल का होता है न्यूटन, और पावर का होता है, पावर का क्या होता है? वाट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लिथियम जो है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है। अब बाकी देख लेते हैं, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें 1 ही सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है?
तो किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुणों कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो चक्कर लगाता है, ठीक है, यहाँ होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो तत्वों का रासायनिक गुणों को कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन तय करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है ये भागीरथी नदी और अलकनंदा, ध्यान रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग। और यहीं पे देवप्रयाग हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच किससे गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से जो है बीचों बीच से गुजरती है, मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। और कौन कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के बाद आपको हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है पूछा है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपको पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, में सर्वाधिक जैव जो है जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्र उद्यान ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सही है। रोहिल राष्ट्र उद्यान, रोहिल राष्ट्र उद्यान तो ये आपको गलत दिया है, गुजरात में नहीं पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्र उद्यान ये कर्नाटक में पड़ता है, बांदीपुर राष्ट्र उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है पूछा है। तो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ये हम्बोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है, हम्बोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। और ये जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है पूछा, तो हम्बोल्ट शीत महासागरीय जलधारा है। उगलस जो है ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं, बाकी बेगुला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट, बेगुला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो है शीत महासागरीय जलधारा है, ठीक है। और ये उगलस जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपको किसको कहा जाता है? तो एक कावेरी को इसमें आंसर दिया हुआ है, कावेरी को जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे तो गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन पुरानी गंगा कहा जाता है, लेकिन अभी बुक में जो है इसका कावेरी ही आंसर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के लिए जो है ये भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, भूकंप ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो तकला मकान ये जो है चीन में है, तकला मकान कहाँ है? चीन में है, सही है। थार भारत में है, थार भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा चिली में है, आटाकामा चिली में है, तो ये भी सही है। गिब्सन
गिब्सन जो है ये अफ्रीका दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोधात्मक घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये क्या पर बोला जाता है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है, यानी जो है कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ये बिल्कुल ही सही है, मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, एमएसपी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। ठीक है, कथनों पर विचार करें, तो ये दोनों सही है, ध्यान रखेंगे दोनों सही है, इसको ध्यान भी रखेंगे। एक बार और देख लें इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। और यहाँ आप हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और दोस्तों अगर आपका जो है ये देखना होगा, अगर आप देखते हैं स्मरणीय तथ्य देखते हैं, तो स्मरणीय तथ्य का जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के स्मरणीय तथ्य आप पूरा इस बुक का देख सकते हैं, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अलग अलग। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा, तो स्मरणीय तथ्य ज़रूर एक बार देखें आप जा कर के। तो आइए सेट नंबर 3 देखते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, देशी रियासतों का आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ये जो है इसकी विशेषता नहीं थी सहायक संधि का। इसका विशेषता देख ले सहायक संधि का, तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, तो ये सही है, देशी रियासतों का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। और देशी रियासतों को की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ध्यान रखेंगे, देशी रियासतों को विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ये विशेषता नहीं होता था, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मिहिर पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। भारत मिहिर पे ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी भारत मिहिर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू द्वारा। ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था, मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी, ध्यान रखेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। नेक्स्ट है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल संबंधित है मौलवी अहमदुल्ला, ध्यान रखेंगे, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपको मौलवी अबुदुल्ला सिंधी, अबुदुल्ला सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल संबंधित है आपको मौलवी अबुदुल्ला सिंधी, मौलवी अबुदुल्ला सिंधी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्तावित किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। ठीक है, 1920 में, और ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा
यह एक बंद तंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो जैविक हॉट स्पॉट कौन है? तो ये पश्चिमी घाट जो है जैविक हॉट स्पॉट घाट है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट जो है ये जैविक हॉट स्पॉट घाट है। नेक्स्ट है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो संचालन में जल चक्र, ध्यान रखेंगे, जल चक्र के जो है संचालन में सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने संज्ञ भिक्षुणी स्त्री का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो भिक्षुणी स्त्री का प्रवेश ये वैशाली में दिए थे, ध्यान रखेंगे, वैशाली में दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, तो ध्यान रखेंगे उपसौर। तो इस उपसौर का मतलब होता है उस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ध्यान रखेंगे। उस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है न्यूनतम होती है, ध्यान रखेंगे, न्यूनतम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 जनवरी को कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यल तरंग की तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है, ध्यान रखेंगे। यल तरंग की भूकंप तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? पूछा है कौन सही सम्मिलित है? तो रेड क्लिफ भारत और चीन दिया है, गलत है, भारत और पाकिस्तान होगा। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान दिया है, भारत और अफगानिस्तान होगा, ये भी गलत है। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी है, तो मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये बिल्कुल सही है। हिडवन रेखा फ्रांस और बेल्जियम दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पूछा है? तो सबसे लंबी पूछा है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपको हुआ था कैबिनेट मिशन योजना की, ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो है संविधान सभा बनाने, ठीक है, बनाने के संबंध में था, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था, चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पूछा है। पहला दिया हुआ, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून भी प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 54 के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है अनुच्छेद 54? तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और 52वां जो है अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत पूछा है? तो इसमें जो कथन गलत है इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कथन आपको बिल्कुल ही गलत है। जो सही है उसको देख लेते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल के बाद जो है पुनः नियुक्ति नहीं की जाती, ये भी सही है। और डी देख लेते हैं क्या दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति के पास है। तो तीनों सही है, इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। सी जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कथन पे विचार करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो पूछा है कि कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें पूछा है कौन गलत है। तो इसमें जो है इसका आंसर दूसरा जो है गलत है, बाकी दोनों जो है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए, यानी इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण कौन है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपको एनके-सी समिति। एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है एनके-सी समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करती है? तो एमएसपी के मामले में जो है कौन सिफारिश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ध्यान रखेंगे, एमएसपी के बारे में भारत सरकार से सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है सिफारिश करती है। नेक्स्ट है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष का संबंध आपको जो है भूमि कर विभाग से था। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का जीवन वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का जीवन वर्णन मिलता है, ये रजत रंगणी से मिलता है, कल्हण ने लिखा है। ध्यान रखेंगे, कल्हण ने लिखा है इसको, ध्यान रखेंगे। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं का शुरुआत बलबन ने किया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं का शुरुआत
बलबन ने किया था। नेक्स्ट है उतबी कौन था? उतबी जो है, उतबी पूछा है कौन था, तो प्रसिद्ध एक इतिहासकार था। उतबी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में दिया है, ये जो है सासाराम में है। ध्यान रखेंगे शेरशाह का मुकाबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। ठीक है, बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। तो द्वितीय अफगान राज्य का स्थापना कौन किया था? शेरशाह ने किया था, ये सही है। शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो है गलत है, ध्यान रखेंगे ये गलत है। नेक्स्ट है शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ध्यान रखेंगे, तीनों सही है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? तो अमुक्त माल्यद लिखी गई थी आपको कृष्ण देव राय के द्वारा, जो है अमुक्त माल्यद लिखा गया था आपको कृष्ण देव राय के द्वारा जो है लिखा गया था अमुक्त माल्यद। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ये लोधी वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया है, ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो प्रोटीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया का क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है, ध्यान रखेंगे। हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवण वाले मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं, ध्यान रखेंगे। वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए है? एड्स के लिए तो पीसीआर भी एड्स के लिए है, रीपा भी एड्स के लिए है। ठीक है, सॉरी रीपा नहीं है, रीपा नहीं है। CD4 भी एड्स के लिए है और एलिसा भी एड्स के लिए है। पीसीआर, CD4 और एलिसा, एलिसा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 134। ठीक है, तो 134 इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी AB में नहीं होता, ध्यान रखेंगे AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपल वैक्सीन या DPT में कौन सा एक नहीं पूछा है, कौन सा एक नहीं है? तो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। ठीक है, और P से जो है प्यूटोसिस होता है, और T से टेटनस होता है। पीलिया नहीं होता, ध्यान रखेंगे। पीलिया जो दिया हुआ है वो गलत है, पीलिया जो दिया हुआ है वो गलत है। डिप्थीरिया होता है, प्यूटोसिस होता है और टेटनस होता है, पीलिया नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके अवशेष किसके बराबर होते हैं? तो अल्फा कण के द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 नंबर का। ठीक है, ये 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन की किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय गतिकी नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक
समस्थानिक होता है, तो सर्वाधिक समस्थानिक आपको होता है पोलिनियम का, सर्वाधिक समस्थानिक होता है पोलिनियम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन का जलने से पानी बनेगा। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का जलने से क्या बनेगा, पानी बनेगा। ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन क्या है, तो एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफिन क्या है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था आपको गांधीनगर में है, बिल्कुल सही है, गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ है, तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था ये पणजी में है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये आपको केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ये मैसूर में है, कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ये मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था ये दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था ये दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो पंचरात्र का संबंध जो है ये वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कौन है, तो ये है वेंकटरमण रामकृष्ण। ध्यान रखेंगे, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इनको जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ था, तो वेंकटरमण रामकृष्ण को जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वे किस राज्य के रहने वाली हैं, तो वे जो है आपको रहने वाली बिहार की हैं। ध्यान रखेंगे, बिहार की हैं। तो दोस्तों घंटा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जो है अगले वीडियो मिलेगा, आपको अगले जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है शॉर्ट में आप जो है 1-1 घंटे का वीडियो रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।